नमस्कार। एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होने वाला है, यदि आपका पर्सनल लोन, आपका कोई भी अनसिक्योर्ड लोन यदि डिफॉल्ट होने वाला है या डिफॉल्ट हो चुका है, तो आपको क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है या किन परिस्थितियों के अंदर कोई लोन डिफॉल्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। वह महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको दोनों ही मैटर में। देखिए साथियों, एक तो ये होता है कि हम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है और इस क्रेडिट कार्ड के साथ हमारे कुछ लोन होते हैं जिनको हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। वैसे देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड भी अपने आप में एक लोन है, लेकिन हम उसे लोन की श्रेणी में गिनते ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब आपकी परिस्थितियां बुरी हो जाए, लोन डिफॉल्ट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मल्टीपल लोन हो चुके हैं, ढेरों लोन हो चुके हैं, लेकिन यदि हम कुछ परिस्थितियों के अंदर यदि लोन डिफॉल्ट करेंगे तो मुसीबतों की बाढ़ आ सकती है। वो क्या है कि मान लीजिए किसी बैंक में आपका होम लोन है, या मान लीजिए आपका किसी बैंक में कार लोन है। कहने का मतलब किसी बैंक के अंदर आपका जो है वो सिक्योर्ड लोन है या फिर मॉर्गेज लोन है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको लोन मिला हुआ है। और यदि उसी बैंक में यदि आपका कोई पर्सनल लोन, आपका यदि कोई क्रेडिट कार्ड है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल हमें एक व्यक्ति का फोन आया था। उन्होंने कहा कि सर बैंक का सरफेसी एक्ट का नोटिस आया क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड एनपीए हो गया। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड एनपीए हो गया और सरफेसी एक्ट का नोटिस कैसे आ गया, धारा 13(2) का। फिर मैंने उनसे पूछा, इसका मतलब यह है कि जिस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक में आपका एलएपी यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। वह होम लोन भी हो सकता है, मॉर्गेज लोन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका ये मैटर, भले ही आप पैसा जमा करा रहे हो, भले ही आप होम लोन की ईएमआई टाइम पे दे रहे हो, लेकिन उस स्थिति में आपका सिक्योर्ड लोन भी जो बैंक से वो एनपीए कैटेगरी में डालकर आपको सरफेसी की धारा 13(2) का नोटिस भेज देती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। जब मैंने उन्हें ये कहा तो उन्होंने कहा, सर मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था और मैंने उनसे कॉल बुक सर्विसेज ली, और कॉल बुक सर्विसेज लेने के बाद उन्होंने मेरी तरफ से प्रायर नोटिस भेजे थे अपने लेटर हेड पर उन्होंने प्रायर नोटिस भेजे थे। तो साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई व्यक्ति यदि आपके लोन की संपूर्ण डिटेल लिए बिना सिर्फ इस आधार पर कि आपने अकाउंट नंबर दे दिए, बैंक का नाम दे दिया, अपना नाम पता दे दिया, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलती उनकी है। इसमें गलती आपकी और केवल आपकी है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने उनसे लंबी वार्तालाप की ही नहीं, आपने अपने लोन की डिटेल बनाकर उनको दी ही नहीं, और ऐसी स्थिति के अंदर आपने सोचा कि होम लोन तो सिक्योर्ड है और यूट्यूब वगैरह पे जो गाइडेंस देते हैं वो सारे अनसिक्योर्ड लोन पे देते हैं, तो आपने सारे अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में उनको डिटेल भेज दी होगी। और डिटेल में क्या भेजा आपने? लोन अकाउंट नंबर भेज दिया, एनबीएफसी या बैंक का नाम भेज दिया, उन्होंने प्रायर नोटिस जारी भेज दिया। अब स्थिति ये हो गई
कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, आप ये सोचकर कि मैंने प्रायर नोटिस दिया है तो अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होम लोन को तो मैं मंथली ईएमआई पे कर ही रहा हूं। अब आप होम लोन का आपका एक भी ईएमआई बाकी नहीं है, लेकिन उस बैंक ने जो क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू किया है, वो क्रेडिट कार्ड आपका एनपीए हो गया। वो क्रेडिट कार्ड एनपीए हो गया तो आपके होम लोन को भी उन्होंने डाल दिया एनपीए के अंदर। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन पे बताया कि सर मेरे पास के एक व्यक्ति है, लीगल एक्सपर्ट है, वह सारी चीजों का नॉलेज रखते हैं। उन्होंने कहा तुम होम लोन को टाइम पे भरते जाओ, क्रेडिट कार्ड को नहीं भरोगे तो चलेगा। मैंने कहा जिसने भी आपको यह सलाह दी है, आपको गलत सलाह दी है। यहां तक कि साथियों, यदि किसी एनबीएफसी बैंक कंपनी से भी अगर आपका लोन है और उस एनबीएफसी में अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन चल रहा है और वहीं पर यदि आपका कोई पर्सनल लोन या बिजनेस लोन है, तो ये मान के चलना कि आप इस लोन को भी डिफॉल्ट नहीं करा सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही एक चीज ध्यान रखना, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आपकी सैलरी आती है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते में आ रही है। अब आप ये सोचते हो कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक क्रेडिट कार्ड ले रखा है, लेकिन ये जानकारी जो है वो बैंक को नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको प्रायर नोटिस भेज देता हूं। ऐसी गलती भूल कर कदापि न करें, क्योंकि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में यदि आपका क्रेडिट कार्ड या कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट होता है, ऐसी स्थिति में इनको किसी आर्बिट्रेशन अवार्ड, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कई लोग ये कहते हैं कि सर आर्बिट्रेशन तो किया नहीं, कोई कोर्ट ऑर्डर तो आया नहीं और इन्होंने हमारे अकाउंट को होल्ड कैसे कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक में या जिस एनबीएफसी में आपका कोई सैलरी अकाउंट है, हर महीने आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, वहां पर उसी बैंक का यदि कोई क्रेडिट कार्ड है और आप उसको पे नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में किसी आर्बिट्रेशन अवार्ड की जरूरत नहीं है, न किसी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत है। वह आपके अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं। कहां तक कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है 90,000 रुपए, लेकिन आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो 60,000 है, तो वो 60,000 का जो है वो लीन होल्ड लगा देंगे। उसके ऊपर का अमाउंट जो है आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, कहीं पे गूगल पे, फोन पे ट्रांसफर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस अमाउंट तक आने के बाद कोई भी पैसा कभी भी डेबिट नहीं होगा। अगर आप किसी को चेक जारी करोगे ना, तो चेक भी बाउंस होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये बात अलग है कि मान लीजिए आपका किसी एनबीएफसी कंपनी में या किसी दूसरी बैंक में आपका यदि कोई अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका बैंक खाता, आपका सैलरी अकाउंट ऐसी किसी दूसरे बैंक में है, तो वो बिना आर्बिट्रेशन कार्रवाई, बिना कोर्ट ऑर्डर के वो जो अकाउंट है वो लीन या होल्ड नहीं हो सकता है। साथ ही साथियों, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जिस बैंक में यदि आपका गोल्ड लोन चल रहा है, जिस बैंक में यदि आपका कोई लॉकर है, तो वहां आपको सावधान होने की जरूरत है। पति पत्नी के नाम पे यदि कोई जॉइंट अकाउंट भी है और अगर लोन जो है पति के नाम पर है, तो ये समस्या भी आपको भुगतनी पड़ेगी। ये मान के चलना साथियों। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति का जो सबसे बड़ा वकील होता है ना, वो इंसान खुद होता है, क्योंकि अपने मैटर को वह व्यक्ति भली भांति जानता है,
भली भांति समझता है। तो आज अपने दिमाग में आपको ये बात बैठा देनी है कि आप प्रायर नोटिस कहां कहां नहीं भेज सकते हैं। बहुत ही मुद्दे की बात बता रहा हूं, प्रायर नोटिस कहां नहीं भेज सकते हो। तो ध्यान रखिए, वैसे तो यदि आप चाहे तो अपने होम लोन, आपके कार लोन, आपके गोल्ड लोन सबको भेज सकते हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह अनसिक्योर्ड लोन में आपको प्रायर नोटिस का बेनिफिट मिलता है, यहां पर वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कहां नहीं भेजना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। तो टोटली सिक्योर्ड लोन, जिस बैंक में आपका यदि कोई सिक्योर्ड लोन है, ऐसी स्थिति में यदि आप उस बैंक को प्रायर नोटिस भेजते हो तो आपको कोई विशेष रिलीफ प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरा, ये जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, सैलरी खाता, यानी कि फिक्स महीने की तारीख को आपका सैलरी जाती है और वहां यदि आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड यदि आपका डिफॉल्ट है, तो यहां पर भी आपको अपना प्रायर नोटिस भेजने का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा किसी बैंक में यदि आपका गोल्ड लोन है, किसी बैंक में यदि आपका लॉकर है, किसी बैंक में यदि आपका होम लोन या मॉर्गेज लोन है, वहां यदि उस बैंक में यदि कोई आपका अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसी स्थिति में भी यहां आपको प्रायर नोटिस भेजने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, कई YouTube चैनल वाले कहते हैं कि यदि आपका 13/2 का नोटिस आ जाए तो हमको कहिए, 13/4 का नोटिस आ जाए तो हमको कहिए। तो साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा कि यदि आपका कोई सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड में विशेष रूप से प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ऐसे मैटर में कभी भी आपको ऑनलाइन एडवोकेट का सजेशन नहीं लेना चाहिए। हमारे जो टोटली वीडियो बनते हैं साथियों, वह अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड रहते हैं, उनकी जानकारियों को लेकर रहते हैं। और साथियों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रायर नोटिस जो है ना, प्रायर नोटिस कभी भी आपको खुद के नाम से भेजना चाहिए, क्योंकि खुद के नाम से प्रायर नोटिस भेजने के 12 प्रकार के फायदे होते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि सर YouTube पे कई वीडियोस आती है तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि आपको हर नोटिस का जवाब वकील साहब के माध्यम से देना चाहिए। मैं यहाँ पे कहूंगा कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी वकील साहब के माध्यम से कोई नोटिस भिजवाते हो ना, तो वहां पर भी आपको उन वकील साहब के अनुभव को देखना चाहिए। अब आपको लगेगा सर हम अनुभव कैसे देखें, हम अनुभव कैसे देखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछोगे सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरी जो वकालत की सनद है वो 2013 की है, यानी कि 12 वर्षों का मुझे अनुभव है। यदि आपने नोटिस भेजना ही है ना, तो ये चीज ध्यान रखिए कि आप ये देखिए कि व्यक्ति का एक्सपीरियंस कितना है। अब आपको कभी कभी लगता है कि सर हमको जो नोटिस आते हैं, सेक्शन 25 के नोटिस आते हैं, 138 के नोटिस आते हैं, तो यहां पर कुल मिला के कंपनियों मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि भाई तुमने लोन डिफॉल्ट किया है, तुमने प्रायर नोटिस भेजा है, तो तुमने किसी वकील से राय ली है, तुमको मालूम है कंपनी में भी हजारों वकील काम कर रहे हैं, कैसे लड़ोगे। तो मैं एक ही बात कहूंगा, वकील कभी भी किसी भी एनबीएफसी कंपनी में काम नहीं करते हैं। यदि कोई आपको कहता है ना, तो उसको वीडियो का ये पार्ट खोल के दिखा देना। कोई भी वकील किसी भी एनबीएफसी कंपनी के अंदर नौकरी नहीं करता है। एनबीएफसी कंपनी या बैंक में नौकरी करने वाले लोग
लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट नहीं। क्योंकि किसी एनबीएफसी कंपनी की औकात नहीं है कि वह एडवोकेट को नौकरी पे रख सके। कारण क्या है मालूम है आपको? आपने मेरी वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, व्यक्ति ने फोन पे मुझे कहा था कि मैं कंपनी का एडवोकेट बोल रहा हूं। मैं डायरेक्ट कहा था कि आप कंपनी के लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट नहीं। क्योंकि जब आप किसी कंपनी से सैलरी पा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि सैलरी पाने वाला व्यक्ति एडवोकेट नहीं होता है। एडवोकेट यदि कोर्ट में किसी कंपनी के लिए काम करता है तो उसकी फीस लेता है। तो यहां पर एक चीज देखना, ये जितने भी आपको नोटिस आते हैं ना एडवोकेट के नाम पे, यदि जितने भी नोटिस, तो आप देखना इनका जो एक एनरोलमेंट नंबर होता है, जैसे हम बाहर से रजिस्टर्ड होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल से जब हम रजिस्टर्ड होते हैं तो हर एक स्टेट का एक एनरोलमेंट नंबर होता है। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से रजिस्टर्ड है तो डी शब्द आएगा, फिर ऑब्लिक आएगा, फिर उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है 103 मान लो, और फिर कौन से साल में वो वकील बना, तो कोई 2025 में बनता है तो 2025 लिखा हुआ आता है। तो आप देखना जितने भी आपको एनबीएफसी कंपनी के जो नोटिस आते हैं ना, एनरोलमेंट नंबर की बात होगी ना, बहुत कम वकील मिलेंगे जो 2020 के अंदर लिखे हो। यानी कि 5 सालों का अनुभव वाले भी आपको बहुत कम मिलेंगे। ये चीज देख लेना। यदि आपने भी किसी वकील साहब के माध्यम से प्रायर नोटिस भिजवाया है या आपको भी कभी कोई नोटिस आ रहे हैं तो, और अगर उन्होंने अपना एनरोलमेंट नंबर शो किया है, अब जैसे मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान ऑब्लिक उस व्यक्ति का जो भी होता है एनरोलमेंट नंबर, उसके पास साल होता है, तो यहां देख लीजिए कि उस व्यक्ति का अनुभव जो है वो कितने वर्षों का है। क्योंकि एक वकील का अनुभव उसके कार्यों पर डिपेंड करता है कि उसको कितने साल प्रैक्टिस कर चुका है, उसका अनुभव क्या है। तो एनबीएफसी कंपनियों को भी मजबूरी में समझौता ये करना पड़ता है कि आप जब भी अपने प्रायर नोटिस भेजोगे, यदि आपका प्रायर नोटिस एक विद्वान व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है जिसमें कि सेक्शन 25, सेक्शन 138, आर्बिट्रेशन, यहां तक कि बीएनएस 316, 318, मल्टीपल ईसीएस हिट, मतलब कि जितने भी प्रकार के इश्यूज आपको आ सकते हैं उन सारी चीजों का यदि उन्होंने बचाव लिया है ना, तो वो तो है नोटिस आपके काम का। ये ध्यान रख लीजिए। और साथ ही ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप गवर्नमेंट जॉब में हो और खुद को प्राइवेट नौकरी वाला बता रहे हो, आप बिजनेस करते हो खुद को प्राइवेट नौकरी वाला बता रहे हो, तो ये गलत है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि दुनिया में कभी भी कोई भी नोटिस, अगर मैं गलत बोलूं ना तो किसी भी एडवोकेट से पूछ लेना आपके शहर के, दुनिया का कोई भी नोटिस यदि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं, यदि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं तो नीचे आपके हस्ताक्षर डायरेक्टली साइन होने जरूरी है। यदि आप ये नोटिस एडवोकेट के लेटर हेड पे भेज रहे हैं तो यहां पर एडवोकेट के सिग्नेचर होने कंपलसरी है। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट यदि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से जा रहा है तो वहां पर कभी भी सिग्नेचर होना कंपलसरी है। अब आप कह सकते हो कि सर कई डॉक्यूमेंट पे ये लिखा हुआ आता है कि इस पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है, सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं बताता हूं कौन से डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। साथियों, मैं आपको जो भी बातें कहता हूं ना, पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर। कारण क्या मालूम है? मैं अपनी एजुकेशन को बताऊंगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स हूं, एलएलबी हूं, एलएलएम लॉ में मास्टर्स हूं क्रिमिनल में, उसके बाद PGDIPR पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसके बाद PGDCL
पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइबर लॉज, इसके बाद CIBIL। अब आप ये सोचोगे सर सिविल क्या है, तो सर्टिफिकेट इन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉज, सर्टिफिकेट इन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग लॉज, CHR सर्टिफिकेट इन ह्यूमन रिसोर्स, CLP कंज्यूमर लीगल प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरी एजुकेशन का हिस्सा रही है और मेरे विजिटिंग कार्ड पर भी आप ये देख रहे होंगे। शायद मुझे लगता है मैं एक आध कोई भूला तो नहीं हूं, चलो नहीं हो गई, शादी हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन अनुभवों के आधार पर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर मेरी एजुकेशन है, साइबर लॉस पर मेरी एजुकेशन है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ पर मेरी एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर मेरी एजुकेशन है, कंज्यूमर लॉ प्रोटेक्शन पर मेरी एजुकेशन है, और इन एजुकेशन में तो सारी चीजें आती है। तो इनके आधार पर जब भी मैं कोई जानकारी दूंगा ना, मैं कहता हूं कि इस एजुकेशन के साथ जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अब बात आ रही है कौन सी, कि मैंने ये कहा कि यदि कोई नोटिस भेजा है और वह रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो सिग्नेचर अनिवार्य है। अब कई लोग कहते हैं कि सर कई डॉक्यूमेंट पे लिखा आता है सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड, तो उसके नीचे लाइन पढ़ना कि जो डॉक्यूमेंट डिजिटल जनरेट हो उस पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अब आपका कहना है सर डिजिटल का मतलब क्या है, यानी यदि कोई नोटिस आप मेल के माध्यम से भेजो, आप कोई नोटिस फैक्स के माध्यम से भेजो, आप कोई नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजो, तो वहां पर जो नोटिस बना हुआ है उस पर साइन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन वहां पर यदि डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है और डिजिटल सिग्नेचर पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये भी एक बड़े ऑब्जेक्शन का आधार है। अब यहां पर यह भी गौर करना कि यहां की सबसे बड़ी वर्थ क्या है, कि मान लीजिए कि आपको SBI ने कोई नोटिस भेजा, नोटिस किसने भेजा, SBI ने भेजा। अब ये नोटिस है, लेकिन ये नोटिस जो है भेजना किसको था, डिजिटल मोड में SBI को भेजना, लेकिन भेजा किसी एडवोकेट ने और फिर साइन नहीं है, तो इस नोटिस की वैल्यू 0। यानी कि यदि आप बिना सिग्नेचर का कोई डॉक्यूमेंट किसी को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि वह डॉक्यूमेंट वही व्यक्ति भेज सकता है जो कि उस डॉक्यूमेंट का मालिक है, जिसने उस डॉक्यूमेंट को बनाया है। जैसे आपने एडवोकेट नरेंद्र जोशी से कोई नोटिस बनवा के ले लिया, मेरे लेटर हेड पे मेरी सील भी लगी है, बट मैंने साइन नहीं किए, और मैंने PDF बना के आपको भेज दिया, और आपने अपनी मेल आईडी से आपने बैंक को भेज दिया, तो आपके नोटिस की वैल्यू 0 वर्थ है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। साथियों, कभी कभी आपको लगता होगा कि लोग लोन के बारे में बात करते हैं तो केवल जेल की सलाखों के बारे में बात करते हैं, आर्बिट्रेशन के बारे में बात करते हैं, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर के बारे में बात करते हैं। खैर, प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर की शुरुआत ही हमने बताई है, इंटीमेशन लेटर तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, तो लेकिन हम इतनी गहराई में क्यों जाते हैं? तो साथियों, अपने अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। कारण यह है कि सोशल मीडिया पे इतने अधिक वीर पड़े हुए हैं कि जिसके मन में जो आया करते जा रहे हैं। सेटलमेंट एजेंसियां तो कमाल कर रही है, कमाल। महीने की फिक्स आपकी EMI डिसाइड कर दी, 1 2 3 4 5 6। सेटलमेंट के अंदर भी परसेंटेज डिसाइड करेंगे और कहेंगे 25% से लेकर 45% में सेटलमेंट होगा। अरे जरूरत ही का है, ऑलरेडी उससे कम में होता है, आर्थिक के हालात खराब हो, और हर महीने की शुरू होती है EMI, और ऊपर से सेटलमेंट का लेटर भेजने को कहते हैं जिसकी कोई वर्थ 0 है। आज तक हमने भी एक ही बार, वो भी 23 मार्च को हमने कहा था कि आपको सेटलमेंट लेटर भेजना चाहिए, और सेटलमेंट लेटर का
फॉर्मेट हमने उपलब्ध करवाया था, जिसका बेनिफिट करीब 4,500 लोगों को मिला और 1,500 एक्स्ट्रा। तो फायदा ये हुआ कि 6,000 लोन सेटलमेंट हुए मार्च में। साथियों, बात अनुभव की है। मैं एक बात कह रहा हूं, मेंबरशिप चैनल पे जाके देखिए, आज तक आपने सुना होगा मार्च में ही सेटलमेंट होते हैं। अप्रैल का सेटलमेंट भी देखना हो ना तो यूट्यूब पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी की मेंबरशिप पे जाके देख लेना कितने सेटलमेंट अप्रैल में हुए, वो भी मामूली अमाउंट में। बात यह साथियों, ज्ञान का भंडारा आपको ही करना पड़ेगा। जो जानकारी हम खुले प्लेटफॉर्म पे दे देते हैं ना, वही जानकारी जब आप हमको फोन करके पूछते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, एक सवाल है, जवाब देना चाहूंगा कुछ साथियों को जो लगातार कमेंट्स करते हैं कि सर फीस जो है ज्यादा है, हम जुड़ नहीं सकते, कम करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कोई फीस ही नहीं है, हमारी कोई फीस ही नहीं है। हम तो कहते हैं खुले रूप से आपको कि कहाँ जरूरत है हमारे साथ जुड़ने की। क्योंकि यदि आप क्या मांग रहे हो, आप कॉल बुक की सुविधा मांग रहे हो, आप हर शाम 6 से 9 फोन करने का अधिकार मांग रहे हो, हर आने वाले नोटिस का जवाब मांग रहे हो, तो कभी कल्पना करके एक बार अपने लोकल 4-5 एडवोकेट से मिलिए, कंसल्ट कीजिए, 2-4 बार जाइए और उनको कहिए कि मेरे 10 मल्टीपल लोन है और न्यूनतम मुझे कम से कम भी मान के चलो 6 से 7 70 नोटिस की जरूरत पड़ेगी जवाब की। क्या फीस रहेगी, बात कर लीजिएगा, जवाब सामने आएगा। और मानते हैं कि कोई व्यक्ति विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से कमजोर है ना, तो वो यूट्यूब पर जाकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी की मेंबरशिप में जुड़कर अपना काम खुद कर सकता है। लेकिन ये कॉल बुकिंग सुविधा नहीं है, ये चीज आपको जाननी है। साथियों, इसी प्रकार के यूनिक अपडेट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे आते हैं, बने रहिए इसी प्रकार की अपडेट जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।